तो फाइनली इस वीडियो में कुछ खास और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अब हमें कहां पर निवेश करना चाहिए या किस तरह के सेक्टर्स में अब तेज़ी आ सकती है, कैसा मूवमेंट किधर पे बन रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होने वाली है वो क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर और अडानी ग्रुप को लेकर होने वाली है। मतलब दोनों का मिक्सचर होने वाला है और दोनों को हम एक पॉइंट पर बात करेंगे। एक पॉइंट मानकर चलिए, अडानी ग्रुप और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस, इन तीनों मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि अब किस सेक्टर्स में तेज़ी बनने की उम्मीद है, सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो देखिए, पिछले कुछ समय से मार्केट के जो कंडीशंस है वो लगातार ख़राब ही चल रहे हैं। लेकिन इस खराबियों के बीच में अगर फिर भी कुछ सेक्टर को आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ठीक है, खराबी है, यहाँ पर भी जिन सेक्टर का मैं नाम लेने वाला हूँ वहाँ पर भी खराबी है, लेकिन उतनी खराबी नहीं है जितना कि दूसरी जगहों पर है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला सेक्टर का अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो सबसे पहला सेक्टर हो जाता है फिनेंशियल। समझ रहे हैं? फिनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें तेज़ी आने की अब उम्मीदें लगाई जा रही है। लोगों का यह मानना है कि भाई फिनेंशियल सेक्टर में तेज़ी आ सकती है और फिनेंशियल सेक्टर में तेज़ी आने की और भी कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि भाई जहां पर भी काम होता है, चाहे वो कॉरपोरेट लेवल का काम हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या जिस तरीके का भी काम हो, समझ रहे हैं ना, वहाँ पर फिनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग वगैरह की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, क्योंकि हर जगह पर और हर कारोबार के लिए, हर बिजनेस के लिए, हर कॉर्पोरेट, हर कंपनी के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए एक बात आप मानकर चलिए कि भाई पैसे का लेन देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। और ये सबसे पहला रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि फिनेंशियल है एक ऐसा सेक्टर जिसमें तेज़ी आ सकती है। अब दूसरा जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा कि ज़्यादातर रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट जो हमारे या फिर ज़्यादातर चीज़ों की जो एक्सपोर्ट होती है, जो आईटी सेक्टर की जो चीज़ें हैं उसकी जो एक्सपोर्ट होती है वो यूएस के अंदर होती है। भारत अपने आईटी सर्विसेज को यूएस के अंदर बेचता है, ज़्यादातर प्रॉफिट वहाँ से आता है और ज़्यादातर लेन देन वहाँ से होती है आईटी सर्विसेज को लेकर, और इसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए, ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट है अमेरिका का जो बहुत सारे अगर पीछे आप देखें पास्ट में तो बहुत सारे कमिटमेंट उसने अपने लोगों के साथ करके रखा हुआ है। और ट्रंप के आने से आईटी सेक्टर को, इंडियन आईटी सेक्टर को भी कहा जा रहा है कि भाई बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं? वहीं पर अगर थोड़ी देर के लिए, चलिए हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, जबकि हमारा वो कोई मैटर नहीं है उधर बात करने का, लेकिन चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप का अगर पास्ट देखेंगे तो कुछ अच्छा व्यवहार नजर नहीं आता है ट्रंप का चाइना को लेकर। वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जैसे टैरिफ को लेकर, टैक्सेस को लेकर। वो कहता है कि भाई किसी भी देश से अगर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हम उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, टैरिफ उसी को तो कहते हैं ना। ये थोड़ा डिटेल्स है, इसमें थोड़ा डिटेल्स में अगर इसको समझा जाए तब आपको बातें समझ में आएगी। अगर आप कहेंगे तो उस पर हम कभी और बात करेंगे। खैर, वो हमारा मुद्दा नहीं है, सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि भाई इंडियन सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है ट्रंप के आने से, और इंडिया को कुछ ना कुछ हद तक ये फ़ायदा ही होगा। परेशानी सिर्फ अगर बढ़ती दिख रही है तो ज़्यादातर परेशानी चाइना की बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये दूसरा सेक्टर हुआ। अगर तीसरे सेक्टर की बात करें तो मेटल एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर भी अब हो सकता है कि तेज़ी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी याद दिलाना चाहूँगा, अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता, जो कि दिसंबर में होने वाला था, अब चांसेस नहीं है लेकिन दिसंबर में होने वाला था, अगर वो रेट कट हो जाता तो मेटल में और भी ज़्यादा तेज़ी आ सकती थी। क्योंकि लोहा वगैरह, स्टील वगैरह की जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें खरीदी कब होती, इसमें ख़रीदारी कब होती, जब लोन सस्ते होते तब लोग अपने मकान बनाते, बिल्डिंग बनाते, या उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें होती हैं। तो रेट कट हुआ नहीं। रेट कट ना होने के पीछे के कई सारे रीज़न थे। मार्केट की सिचुएशन ख़राब होने के, मार्केट में जो एक डर का माहौल बना हुआ था उसके भी कई सारे रीज़न थे, जिसमें से एक ख़ास रीज़न खुद हमारे देश के अंदर था, वो Q2 का रिजल्ट सही ना आना कंपनीज़ का। तो फिलहाल ये
3 सेक्टर से जहां पर ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि भाई अब तेज़ी आ सकती है, समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप इसको चेकआउट करेंगे, इन सेक्टर्स को, इन इंडाइसेस को अगर आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर भी दूसरे इंडाइसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा मतलब अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई क्वांट ने बहुत सारा शेयर्स अडानी का खरीदा था, अडानी की जो कंपनीज़ है उसमें बहुत सारा पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड ने लगाया था। और क्वांट के जो इन्वेस्टर्स हैं अब उनके डाउट ये हो रहे हैं कि भाई अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी के शेयर्स के ऊपर बहुत सारी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो देखिए कुछ शेयर के ऊपर बढ़ रही, कुछ शेयर के ऊपर नहीं भी बढ़ रही हैं। तो जो हकीकत वही चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। देखिए अब एक बात आती है कि भाई बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे हैं कि क्या रिडीम कर देना चाहिए क्वांट म्यूचुअल फंड को। तो देखिए एक चीज़ जो कि देखिए बहुत सारे लोगों को, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग हिसाब से बात कर रहा हूं तो आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स के, जो व्यूवर के, जो हमारे सब्सक्राइबर्स के हक की बात होगी हम वो करेंगे, समझ रहे हैं। चाहे वो बातें आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ। देखिए क्वांट की बातें जब इससे पहले रिडीम करने की होती थी, और बी फाइनेंसर को अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई मैंने बराबर कहा है क्वांट अगरचे आज बुरा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर अच्छी खासी, वहां पर अच्छा खासा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांट के अंदर वो काबिलियत है और क्वांट ने ये चीज़ें पास्ट में साबित करके दिखलाई हैं। और वही फंड मैनेजर है, सारे मैनेजमेंट वही है। तो मतलब कुछ किसी तरह से चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन बीच में माहौल ख़राब रहा, फ्रंट रनिंग के केसेस हुए, उसके ऊपर मार्केट के सिचुएशन ख़राब रहे और उसकी वजह से वहाँ पर भी ख़राबी देखने को मिली, मतलब क्वांट के अंदर। लेकिन एक चीज़ जो क्वांट का रवैया है वो मुझे सही नहीं लगा। जब एक ऐसा आदमी, देखिए अडानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई अगर बार बार किसी शख्स को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर 100% न सही तो कम से कम 50% वो बातें सही ज़रूर है, कुछ ना कुछ हद तक की क्लैरिटी है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप, अडानी वगैरह के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लगाए थे, समझ रहे हैं। उसके बाद अमेरिका के अंदर केसेस हुए, उसके बाद केन्या के अंदर ये एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कई सारे केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जब सारी बातें आपके साथ, इतनी इल्ज़ामात हैं आपके, देखिए अभी क्लैरिटी नहीं आई है, इस बात को अभी आप याद रखिए कि फ्रंट रनिंग के ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन आएगी तो उस दिन सत्यानाश मच जाएगा अगर कुछ भी बुरा हुआ तो। क्वांट का तो पहले से भी सत्यानाश मच रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक कह रहे थे कि भाई नहीं, अभी भी बन कर रहना ज़रूरी है। लेकिन क्या ज़रूरत है ऐसी कंपनीज़ में और ऐसे लोगों के साथ जुड़कर काम करने की जिसके ऊपर बार बार सवालात उठ रहे हैं, जिसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर बार बार लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, जिसको लेकर बार बार कुछ ना कुछ उलझने बढ़ रही है। अडानी ग्रुप के साथ मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, अडानी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ज़रूरत थी इतने महंगे रेट पे, हाई वैल्यूएशन पे, वो भी जिस वक्त क्वांट ने ख़रीदारी की थी उस टाइम पे हाई वैल्यूएशन थी मार्केट के अंदर, ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। और स्मॉल कैप मतलब आप ये कह लीजिए कि क्वांट स्मॉल कैप के बहुत सारे पैसे भी वहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब अडानी के ग्रुप में। तो हाई वैल्यूएशन पर एक ऐसे व्यक्ति का और एक ऐसे लोगों का, कुछ ऐसे बिजनेसमैन के शेयरों में निवेश करना, उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, पार्टिसिपेट करना, जहां पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। तो भाई क्वांट का ये रवैया मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूं और मुझे कतई ये बातें पसंद नहीं है। बाकी आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बात आती है कि भाई रिडीम करें या नहीं करें, तो मैं ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल आप अगर चाहें करना तो कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। क्वांट की हालत ऐसे ही बहुत ख़राब है, खुद मैंने क्वांट स्मॉल कैप को रिडीम कर दिया है। आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, मैंने क्वांट स्मॉल कैप को रिडीम कर दिया है, मेरी पोर्टफोलियो में भी वो फंड थे। अब देखिए दूसरे यूट्यूबर क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये पर्सनल, मैं अपना ओपिनियन कह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बने रहिए, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं, लेकिन मैंने तो रिडीम कर दिया है। या अगर रिडीम नहीं भी करना है तो भाई मेरे हिसाब से अगर सोचे तो मैं तो या तो रिडीम कर दूंगा या नहीं तो उसको मैं एवरेज करूंगा। मतलब अगर 10,000 रुपया मेरा लगा हुआ है तो सिर्फ मैं 100 रुपये छोड़ूंगा क्वांट के अंदर,
समझ रहे, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पैसा आपको अकाउंट के फंड से निकाल कर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। देखिए मार्केट की ओवरऑल मार्केट की हालत ख़राब है, मैं समझ रहा हूँ, सारे फंड के अंदर गिरावटें हो रही हैं, लेकिन ये रवैया मुझे पसंद नहीं है कि जहाँ पर बार बार सवाल उठ रहे हैं वहाँ पर आप पैसे लगा रहे हैं, और वो भी हाई वैल्यूएशन के टाइम पर शेयर खरीदे गए थे, और बहुत 2 लाख करोड़ या ऐसा कुछ करोड़ के शेयर्स खरीदे गए थे, समझ रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सोचकर अजीब तरह का लग रहा है। देखिए बाद में अगर क्लैरिटी आती है अडानी के ऊपर या फिर कौंट के ऊपर, तो उस टाइम पे मार्केट उठेगा, तो उस टाइम पे आप मुझे कहेंगे कि भाई आपने ऐसा ऐसा कहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, जब क्लैरिटी आएगी तो उस वक्त हम देखेंगे। अडानी के ऊपर अगर क्लैरिटी आ भी जाती है फिर भी हम उसको, ठीक है वो आज आ जाएगी क्लैरिटी, फिर वो किसी न किसी मामले में पकड़ा जाएगा और किसी न किसी मामले को लेकर सवाल उठेंगे, तो मैं उसको तो मानते ही नहीं हूँ। बात रही कौंट की, तो कौंट की क्लैरिटी आएगी तो फिर हम निवेश करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आई क्लैरिटी तो हम छोड़ देंगे। तो फाइनली वीडियो में यहाँ तक जो हमारे 2-3 मेन मुद्दे थे उसके ऊपर हमें बात करने थे, डिस्कस करने थे। मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमने कंप्लीटली बात कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरी बात जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपका कमेंट नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। और मैं उसको बिल्कुल ना तो बुरा मानूंगा ना तो कुछ ऐसा बुरा मानने वाली बात होगी, क्योंकि मैं शुरू में ही बोल चुका हूं आपका जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने अपना ओपिनियन बताया है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, जो कि मैं शुरू में बोल चुका हूँ। तो बुरा लगने का कुछ सवाल ही नहीं होता है। बट आपका जो भी ओपिनियन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इससे मुझे भी हेल्प मिलेगा ये जानने में कि आप कैसे सोचते हैं, आपके थॉट्स क्या है अडानी ग्रुप के बारे में और कौंट के बारे में ख़ास तौर से। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बी फाइनेंसर को आगे बढ़ाएं, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।